हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनट लर्न एंड फन पर। बेटा ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए जो क्लास 12th में है, जो आईआईटी या नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है गॉस लॉ। अब आप चाहे 12वीं के एग्जाम की बात कर लो, बोर्ड एग्जाम की, ना किसी भी स्टेट की, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, राइट, चाहे आप जेई की बात कर लो, मेन एंड एडवांस दोनों एग्जाम, और चाहे आप नीट की बात कर लो, ये टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता ही आता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही इतना है। और इस टॉपिक को समझने के लिए बेटा हमें थोड़ी सी थ्योरी कवर करनी पड़ेगी, गॉस लॉ जिसे मैं कह रहा हूं, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन है और उसके बाद इस पे सवाल होंगे। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे इस लेक्चर में और इससे अगले लेक्चर में जितनी भी एप्लीकेशंस है और जो भी थ्योरी है गॉस लॉ की उसे अंडरस्टैंड कर लें। गॉस लॉ क्या होता है इस पे हम चर्चा बाद में करेंगे, पहले हमें बेटा थोड़ी सी चर्चा सरफेसेस के ऊपर करनी है। किन के ऊपर? सरफेसेस के ऊपर। अच्छा, सरफेस क्या होती है बेटा आप सभी लोगों को पता है? सरफेस क्या होती है सभी लोगों को पता है? ठीक है, सरफेस बेसिकली दो प्रकार की हो सकती है। कितने प्रकार की हो सकती है बेटा? दो प्रकार की, है ना। एक होती है क्लोज सरफेस और एक होती है ओपन सरफेस। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लेंगे एरिया एज अ वेक्टर। एरिया जो है बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका यूज आगे मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में करने वाला हूं, तो हमें पहले एरिया के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हम 11वीं में पढ़ चुके हैं, वेक्टर्स पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, ठीक है। बेसिकली बेटा जो सरफेस होती है ना वो दो प्रकार की होती हैं। सरफेस जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली सरफेस को कहते हैं हम लोग ओपन सरफेस और दूसरी प्रकार की सरफेस को कहते हैं हम लोग क्लोज सरफेस। ठीक है। अच्छा, ओपन सरफेस कौन सी सरफेस होती हैं? ओपन सरफेस बेटा वो सरफेस होती हैं जो सिर्फ एरिया एनक्लोज करती हैं। ओपन सरफेस कौन सी सरफेस होती है? जो सिर्फ एरिया एनक्लोज करते हैं, जिनका एरिया होता है सिर्फ। ठीक है। क्लोज सरफेस वो सरफेस होती हैं जो बंद होती हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं। ये सिर्फ एरिया ऑक्यूपाई करती हैं, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, राइट। अच्छा, छोटे छोटे एग्जांपल से समझते हैं। ओपन सरफेस जैसे कि बेटा एक स्क्वायर हो गया, ठीक है, स्क्वायर प्लेट हो गई, ठीक है, ये एक ओपन सरफेस है। ठीक है, कोई डिस्क हो गई, ठीक है, ये एक ओपन सरफेस है। ठीक है, कोई डिस्क हो गई, एक ओपन सरफेस। ठीक है, तो ओपन सरफेस जो होते हैं उनका एरिया होता है ना। रेक्टेंगुलर प्लेट हो गई, ट्रायंगुलर प्लेट हो गई, कोई स्क्वायर प्लेट हो गई, कोई डिस्क हो गई, है ना, इनका सिर्फ एरिया होता है, राइट। तो इनको हम कहते हैं ओपन सरफेस। अच्छा, क्लोज सरफेस जो होती है बेटा उनका क्या होता है? वॉल्यूम होता है, जैसे कि एक सिलेंडर, जैसे कि एक स्फीयर। ठीक है, ये स्फीयर है, इसको सर्कल मत समझ लेना। ठीक है, ये सिलेंडर है। जैसे कि एक कोन, जैसे कि एक कोन, राइट। ये सरफेस क्या होती है बेटा? क्लोज सरफेस होती है। कैसी या फिर एक क्यूब, क्यूब बना लेता हूं चलो इधर। ठीक है, ये सरफेस होती है क्लोज सरफेस। कैसी सरफेस होती है बेटा? ये क्लोज सरफेस। ठीक है, क्लियर है। मतलब क्लोज सरफेस का वॉल्यूम होगा, ओपन सरफेस का एरिया होगा सिर्फ। ठीक है, अब एरिया जो है बेटा वो सभी लोगों को पता है, इन सभी शेप का एरिया पता होगा आप लोगों को। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, डिस्क का, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, राइट। और इनकी भी सरफेस एरिया तो पता ही है कि क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, सभी लोगों को पता है। तो ये जो आपको पता है ना बेटा, ये वैल्यूज है एरिया की। क्या है? वैल्यूज, यानी कि मैग्नीट्यूड है। लेकिन एरिया की डायरेक्शन भी होती है, एरिया की डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी, ये हम बेटा पढ़ चुके हैं। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है एरिया। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से निकल रहा है तो बेटा एरिया को हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं, राइट। अब एरिया जब एक वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, और डायरेक्शन जो है दोनों तरह की सरफेस के लिए अलग अलग होती है। ओपन सरफेस के लिए एरिया की डायरेक्शन अलग, क्लोज सरफेस के लिए एरिया की डायरेक्शन बेटा अलग। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। ओपन सरफेस जो होती है बेटा उनके लिए एरिया की डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, राइट, और क्लोज सरफेसेस के लिए कैसे लिखेंगे, मैं दोनों की तरह दोनों के लिए बता देता हूं। ठीक है, क्लोज सरफेस के लिए कैसे लिखेंगे, ठीक है, दोनों के लिए अपन लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ओपन सरफेस की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए आपके पास कोई ओपन सरफेस है, इस तरह की कोई रेक्टेंगुलर या कोई स्क्वायर प्लेट है। ठीक है, इस तरह की कोई प्लेट है, तो एरिया जो होता है ना हमेशा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एरिया जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, चाहो तो यहां लिख लो। एरिया जो होता है बेटा उसकी डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, चाहे कोई सी हो, चाहे वो ओपन सरफेस हो चाहे वो क्लोज सरफेस हो, हमेशा एरिया क्या रहेगा? एरिया वेक्टर जो होगा
वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अगर ओपन सरफेस है तो उसके भी परपेंडिकुलर होगा, और क्लोज सरफेस है तो उसके भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक, अच्छा अब सर मान लीजिए जैसे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, ये जो मेरी हथेली आपको नजर आ रही है, इसको आप एक ना रेक्टेंगल मान लो, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर प्लेट हो गई। अब इस प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन दो हो सकती हैं, या तो ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर होगी या नीचे की तरफ परपेंडिकुलर होगी। भाई दो डायरेक्शन हो सकते हैं ना, देखो ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है क्या नहीं है? सर एरिया कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा या नीचे वाला? एरिया वेक्टर। अरे भाई कोई भी सरफेस हो, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा उसका एरिया वेक्टर, ठीक है, होगा। चलो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सर ओपन सरफेस में दो परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे हैं, भाई ऊपर वाला वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, नीचे वाला भी परपेंडिकुलर है, तो हम किसको एरिया कंसीडर करेंगे? तो बेटा आप किसी भी एक को एरिया कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक सवाल में, एक सवाल की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने ऊपर वाले को एरिया वेक्टर कंसीडर कर लिया, तो नीचे वाले को नेगेटिव एरिया वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आपने इसको एरिया वेक्टर कंसीडर कर लिया तो बेटा ये इसका नेगेटिव एरिया वेक्टर हो जाएगा। मतलब अगर आपने ऊपर वाले एरिया को कंसीडर किया एरिया वेक्टर, तो नीचे वाला जो परपेंडिकुलर होगा तो ये भी एरिया, लेकिन ये ऊपर वाले एरिया वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में, इसका नेगेटिव वेक्टर, तो इसे हम नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। तो जो भी ओपन सरफेसेस होंगी उनका एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और वो हमारी मर्जी होगी हम किस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर को कंसीडर कर रहे हैं। अगर हमने ऊपर वाले को एरिया कंसीडर किया है तो नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, और नीचे वाले को अगर हमने एरिया कंसीडर किया तो ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम क्लोज सरफेस की। क्लोज सरफेस का जो एरिया होता है बेटा, ठीक है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन। कैसे पता कर लेते हैं अभी, जैसे कि अगर मेरे से पूछा जाए कि कोई स्फीयर है, क्या है बेटा, कोई स्फीयर है, मेरे पास शेप्स हैं, मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है ना। तो मैंने यहां पे लेट से एक छोटा सा स्फीयर बना लिया है, ठीक है, यहां बना लेता हूं, और इसमें कलर भी भर देते हैं हम लोग। एक छोटा सा स्फीयर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और इसे चलो फिल ही कर देते हैं, है ना। ठीक है, ये स्फीयर दिखाई दे रहा है सभी लोगों को, एक छोटा सा, है ना। अगर मुझसे पूछा जाए कि इस स्फीयर के एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, अब देखो स्फीयर की सरफेस पे जाओ पहले आप। कहां जाओ बेटा? स्फीयर की सरफेस पे जाओ पहले आप, ठीक है। तो स्फीयर जो होता है बेटा, बोर्ड में तो बना नहीं सकता, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, नहीं बना सकता ना, बोर्ड में तो हमेशा आपको सर्कल ही दिखाई देगा। तो स्फीयर जो होता है वो इस प्रकार से गोला होता है, इस प्रकार से इमेजिन करो जैसे एक फुटबॉल है, ठीक है। तो उसके हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर अलग अलग ड्रॉ किए जा सकते हैं। जैसे आप ये वाला छोटा पार्ट लोगे स्फीयर का, तो इस पे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगा। अगर ये वाला पार्ट लोगे आप स्फीयर का, तो इस पे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगा। अगर आप ये वाला पार्ट लोगे स्फीयर का, तो इस पे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगा। ये वाला पार्ट लोगे अगर आप स्फीयर का, तो इस पे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो क्योंकि स्फीयर जो है उसकी सरफेस कर्व्ड है, यहां तो देखो प्लेट थी, प्लेन थी, आप यहां पे ड्रॉ करोगे एरिया वेक्टर तो भी परपेंडिकुलर ऊपर आएगा, यहां ड्रॉ करोगे तो भी परपेंडिकुलर ऊपर ही आएगा। लेकिन स्फीयर जो है बेटा उसकी सरफेस कर्व्ड है, तो हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर अलग अलग डायरेक्शन में आ रहा है। तो इस छोटे से डीए एरिया का, अगर मैं इसको छोटा सा डीए सरफेस मान रहा हूं, छोटा सा सरफेस मान रहा हूं, तो इसका एरिया जो है वो ऊपर की तरफ आएगा डीए, इसका इस वाले पार्ट का, इस सरफेस का एरिया इधर की तरफ आएगा डीए, इस छोटे से पार्ट का एरिया इधर की तरफ आएगा डीए, और इस छोटे से पार्ट का एरिया इधर की तरफ आएगा डीए। तो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, राइट। क्लियर है? क्लियर है बेटा। जैसे कि अगर मैं लेट्स से सिलेंडर बनाना चाहता हूं, यहां पे मेरे पास सिलेंडर है नहीं, बट मैं हाथ से ड्रॉ कर लूंगा, डोंट वरी, ठीक है, इतनी तो ड्राइंग मुझे आती है। ये मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब सिलेंडर के किसी भी पॉइंट पे देखोगे ना आप लोग, तो बेटा जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। अगर आप इस सरफेस के लिए देख रहे हो, अगर आप इस सरफेस के लिए देख रहे हो, तो इस सरफेस के लिए परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है, ऊपर की तरफ। अगर आप इस सरफेस के लिए देख रहे हो तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। अगर आप अब ये वाली सरफेस कर्व हो गई, ऊपर वाली नीचे वाली तो फ्लैट सरफेस थी, तो फ्लैट सरफेस के लिए तो एक ही परपेंडिकुलर होता है, लेकिन कर्व्ड सरफेस के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग परपेंडिकुलर हो सकते हैं। तो इस पॉइंट के लिए अगर आप देखोगे, इस छोटे से सरफेस के लिए तो इधर एरिया आ जाएगा, इस छोटे से सरफेस के लिए देखोगे आप तो इधर एरिया आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से बेटा जो एरिया है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, दैट विल ऑलवेज बी इन
परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। क्लोज सरफेस के लिए एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस और आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ओपन सरफेस के लिए तो बेटा एक ही परपेंडिकुलर हो सकता है ना। अब आप ऊपर वाले को पॉजिटिव मान रहे हो तो नीचे को नेगेटिव मान लेना, नीचे वाले को पॉजिटिव मान रहे हो तो ऊपर को नेगेटिव मान लेना, खत्म बात। यही है एरिया वेक्टर और उसकी डायरेक्शन, ठीक है। फॉर्मूले सबको पता है, स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr², इसका एरिया क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, सबको पता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है ये जानना कि इनकी डायरेक्शन क्या होगी। चलिए बेटा चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, है ना। इसको बेसिकली मैं बहुत ज्यादा कहानी पे नहीं जाऊंगा, मैं इसको मैथमेटिकली आपको पहले समझाऊंगा, फिर थोड़ी थोड़ी कहानी डिस्कस करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं बेटा। किससे डिनोट करते हैं? फाई से, ठीक है। और फाई जो है उसकी वैल्यू होती E.dA, ठीक है। देखो एरिया इसलिए पढ़ा है क्योंकि यहां आ गया ना एरिया। फाई क्या है बेटा? फाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस से गुजरने वाला। क्या है बेटा? किसी सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। कौन है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस से गुजरने वाला? फाई। और ये फाई कैसे निकला है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट और एरिया ऑफ दैट सरफेस के डॉट प्रोडक्ट से, अभी और खुल के बात होगी, पहले समझ लो, ठीक है। क्या फाई एक स्केलर क्वांटिटी है? बिल्कुल है, क्योंकि दो वेक्टर्स के डॉट से निकला है। जब दो वेक्टर का डॉट होता है, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो जो क्वांटिटी निकलती है दैट इज ऑलवेज स्केलर। स्केलर है तो एल्जेब्रिक सम पॉसिबल है, वेक्टर होता है तो वेक्टोरियल सम होता है, स्केलर है क्वांटिटी तो एल्जेब्रिक सम पॉसिबल है। मतलब 5 और 2 को 7 बोल सकते हो आप डायरेक्ट ऐड करके, ठीक है। क्लियर है? अच्छा थोड़ा थोड़ा यूनिट की बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा यूनिट की बात मैं करूं तो सिंपल है बिल्कुल। फाई की यूनिट क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम होती है, यही होती है क्या? और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आ गया अपने पास में फाई की यूनिट। क्या आ गया बेटा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या आ गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये यूनिट आ गया। डायमेंशन भी आप लोग निकाल सकते हो, इनकी फोर्स की डायमेंशन रखो, चार्ज की डायमेंशन रखो और लेंथ की डायमेंशन रखो, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है, ये भी पता चल गया। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको थोड़ा सा खोल लेता हूं, मैथमेटिक्स को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। तो मैं लिखूंगा फाई इज इक्वल्स टू, अगर मैं बेटा डॉट प्रोडक्ट खोल रहा हूं तो इट विल बिकम E.dA cos थीटा। क्या बन गया बेटा? E.dA cos थीटा। यानी कि मान लीजिए स्पेस में कहीं पे कोई सरफेस रखी हुई है। लेट्स से ऐसे कोई रैंडम सरफेस अपन ने बना रखी है स्पेस में, ठीक है। रैंडम सरफेस बना रखी है, ठीक है। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ठीक है। रैंडम एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूं। ये बेटा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके जी, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। अब बेटा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना जो मैं बात बोलने वाला हूं। हमें पूछा जाएगा कि इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स बता दीजिए। क्या पूछा जाएगा? कि इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स बता दीजिए, ठीक है। अच्छा अब यार इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, पहली चीज है। इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, क्यों? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। अगर यूनिफॉर्म में रखता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा। लेकिन यहां पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है हमने, ठीक है। तो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड और इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे लिखा जाएगा? ध्यान से सुनना। अगर मैं ये देखूं कि इस सरफेस का एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूं, मैं इस सरफेस का एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूं, ये पार्ट ले लिया मैंने इस सरफेस का छोटा सा, ठीक है। इस पार्ट का एरिया है DA। एक सरफेस है, स्पेस में रखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, और उस सरफेस का छोटा सा पार्ट लिया हमने, उस पार्ट का एरिया पता है हमें DA, ठीक है। अब हमें यह भी पता है कि अगर हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट डाल के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ, ठीक है। ये हो गया E, ठीक है। जो भी होगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी होगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वैल्यू हमें पता चल जाएगी, ठीक है। और सरफेस का एरिया जो है वो परपेंडिकुलर होगा, तो इसके परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे कहीं भी मान सकते हो। मैंने चलो मान लीजिए कि इस सरफेस का एरिया ऊपर मान लिया, ठीक है। ये हो गया DA, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। किस किस के बीच का एंगल है ये? है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड
और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। देखो ई डी ए कॉस थीटा में थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। तो इस छोटे से पार्ट से गुजरने वाला फ्लक्स, इस छोटे से डी एरिया वाले पार्ट से गुजरने वाला फ्लक्स जो है उसको हम लिखेंगे डी फाई, छोटे से लिख रहे हैं ना, उसको लिखेंगे डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अगर हमें पूरी सरफेस से निकालना है तो हम क्या करेंगे, हर एक छोटे छोटे सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे। ऐड करने का तरीका बेटा फिजिक्स में है इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा इस तरह से। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किसी सरफेस को रखा हुआ है तो उस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स कैसे निकालेंगे। मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दिया, एक सरफेस पटक दी और आपसे बोला गया कि इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स निकालो। अब यार इस फॉर्मूला में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रखूंगा भाई, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है। चलो एरिया तो मैं मान लूंगा सरफेस का जो भी है वो लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल भी हर पॉइंट पे चेंज हो रहा होगा। इवन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, हो रही नहीं हो रही, हो रही नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम डायरेक्ट पूरी सरफेस से नहीं लिखेंगे फ्लक्स। इस केस में हम लोग बिल्कुल सिंपल सा फंडा अपनाएंगे। इस केस में हम लोग एक छोटा सा एरिया लेंगे डीए, उससे गुजरने वाला फ्लक्स लिखेंगे और फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो फ्लक्स की डेफिनेशन होगी, बेसिक बातें फ्लक्स के बारे में होगी, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है जिसे हम ई डी ए कॉस थीटा से दिखाते हैं, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल है कौन बेटा, थीटा, ठीक है। चलो अब कुछ कुछ सवाल हैं, ये तो मैंने आपको पूरी थ्योरी आगे जो डिस्कस होने वाली है समझा दिए, बट कुछ कुछ सवाल हैं, उन सवालों से आपको थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। बेटा मान लीजिए एक सरफेस रखी हुई है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से एक सरफेस रखी हुई है, ठीक है, एक स्क्वायर सरफेस है, ठीक है। मान लेते हैं इसकी साइड जो है वो लेट से साइड दे रखी है इसकी 2 मीटर, ठीक है, कितनी दे रखी है 2 मीटर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बेटा इस डायरेक्शन में है, यूनिफॉर्म है, पता चल रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्लियर है, क्या है बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसकी वैल्यू है मान लेते हैं 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। आपको इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स बताना है और फिर मैं जो इसका फॉर्मूला है उसे एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। आपको इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स बताना है। अब देखो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो आप फ्लक्स डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो हमें छोटे छोटे एरिया के टुकड़े लेने पड़ेंगे डीए, फिर इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, फाई की वैल्यू आ जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2 × 10⁴, एरिया कितना है बेटा, एरिया है 2 का स्क्वायर, क्योंकि साइड 2 दे रखे आप कॉस थीटा पे आ जाते हैं। ध्यान से देखो ये जो सरफेस है ऐसे रखी हुई है, इसका एरिया या तो इधर होगा या इधर होगा, किसी भी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान सकते हो। मैंने मान लिया ये वाली जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, तो ये वाली डायरेक्शन एरिया की डायरेक्शन हो गई और मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी बेटा, एरिया कितना है, सॉरी एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना है 0 डिग्री, तो कॉस 0 लिख दिया, कितना लिख दिया कॉस 0 लिख दिया। आगे सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स, आगे सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, किसका फॉर्मूला बेटा, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। मतलब सर ये जो फॉर्मूला आया कहीं से तो आया होगा, इसका मतलब क्या है ये तो बताओ, इसी मतलब को समझते हैं, ठीक है। फाई जो है बेटा दैट इज बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस, किसी सरफेस के परपेंडिकुलर जाने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइन को अगर आप कैलकुलेट कर लो तो वही फ्लक्स है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल के थ्रू बात करूंगा, ठीक है। मान लीजिए बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये एक सरफेस है, अभी जो एग्जांपल लिया हमने ये एक सरफेस है, ठीक है, दिस लेट्स से दिस इज अ सरफेस, ठीक है। अच्छा अब मान लो कि इस सरफेस से कुछ फील्ड लाइन से गुजर रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे कुछ
ठीक है, इस तरह से, 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 ठीक है। हमें कौन सी लाइन कैलकुलेट करनी है? सिर्फ परपेंडिकुलर वाली, ये भी याद रखना, सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर सरफेस के परपेंडिकुलर है तो क्या एरिया के पैरेलल होंगी वो लाइंस? अरे देखो, ध्यान से सुनो, डेफिनेशन को ध्यान से सुनो। हमें गिनना है, काउंट करना है। किसको काउंट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। कौन सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब देखो, सरफेस के परपेंडिकुलर तो एरिया भी होता है, और मुझे लाइन भी वही कैलकुलेट करनी है जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो क्या बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वाली फील्ड लाइंस को कैलकुलेट कर लो। क्या मैं इनडायरेक्टली ये बोल रहा हूं, जब मैं ये बोल रहा हूं कि किसी सरफेस के परपेंडिकुलर लाइंस को कैलकुलेट करो, वही फ्लक्स है, तो क्या मैं इनडायरेक्टली ये बोल रहा हूं कि एरिया वेक्टर के पैरेलल लाइंस को कैलकुलेट कर लो? क्योंकि अगर सरफेस के परपेंडिकुलर है लाइंस, तो एरिया भी तो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, यानी कि दोनों पैरेलल हो गए। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी सरफेस के परपेंडिकुलर लाइंस का, किसी सरफेस के परपेंडिकुलर लाइंस का काउंट, या फिर किसी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में लाइंस का काउंट, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में लाइंस का काउंट, ऐसा भी बोला जा सकता है। ठीक, अच्छा, बात तो सही है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो मुझे लाइंस काउंट करनी है। ठीक है, अभी इस सरफेस से दो लाइन गुजर रही है जो परपेंडिकुलर है सरफेस के, तो मैं कहूंगा सर फ्लक्स 2 हो गया, फ्लक्स 2 हो गया। ठीक है, अब सोच के देखो, फ्लक्स की डेफिनेशन बना रहा हूं मैं, जो फाई है ना, सेम फॉर्मूला डिराइव करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। ठीक है, ये जो फ्लक्स है, ठीक है, ये किस किस चीज पर डिपेंड करेगा? अभी दो लाइन गुजर रही है सरफेस के परपेंडिकुलर। कितनी लाइन गुजर रही है? 2 लाइन गुजर रही है सरफेस के परपेंडिकुलर, या ऐसा बोल लो एरिया की डायरेक्शन में, क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। ठीक है, अगर मैं कहूं आप लोगों से कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दो, तो इसका मतलब क्या? लाइंस की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो लाइंस पास पास हो जाएंगी, ऐसे 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 हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? लाइंस की डेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि लाइंस पास पास होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाने का मतलब क्या है? कि लाइंस पास पास हो गई, डेंसिटी बढ़ गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाया, सरफेस से गुजरने वाली लाइन बढ़ गई, 1 2 3 4 5, पहले 2 गुजर रही थी, अब 5 गुजर रही है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ रहा है? फ्लक्स क्या है? लाइंस का काउंट। क्या काउंट बढ़ रहा है परपेंडिकुलर लाइंस का? बिल्कुल बढ़ रहा है सर, बिल्कुल बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तो प्रोपोर्शनल हो गया फ्लक्स। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं कहूं आप लोगों से कि जो सरफेस है ना, इसका एरिया बढ़ा दो, ठीक है, तो आपने इस सरफेस का एरिया बढ़ा के इतना कर दिया। ठीक है, तो क्या पहले देखो छोटे वाले एरिया से 1 2 3 4 5 लाइन गुजर रही थी, जैसे आपने सरफेस का एरिया बढ़ाया वैसे 1 2 3 4 5 6 7 लाइन गुजर रही है। तो क्या फ्लक्स, जो कि फ्लक्स का मतलब लाइंस का काउंट, जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, वो बढ़ गया जब हमने एरिया बढ़ाया? बिल्कुल बढ़ गया। तो ये बेटा फ्लक्स जो है एरिया के भी प्रोपोर्शनल आ रहा है। बात तो सही है सर, जो भी सरफेस का एरिया होगा उसके प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब सर ये थीटा कहां से आ गया? ये थीटा कहां से आ गया? बिल्कुल समझाते हैं बेटा, थीटा कहां से आ गया। हमें कौन सी लाइंस कैलकुलेट करनी है बेटा? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वाली। कौन सी लाइन कैलकुलेट करनी है? जो डायरेक्शन में हो। किसकी डायरेक्शन में? एरिया वेक्टर की। चलो मान लेते हैं एक छोटी सी हमने सरफेस ले ली। ठीक है, ये सरफेस ले ली, लेट से चलो ये सरफेस ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये सरफेस हमने ले ली है। ठीक है, ये सरफेस ले ली। ठीक, अच्छा, मैं पूछूं बेटा इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो आप कहोगे सर एरिया वेक्टर इसका ऊपर की तरफ होगा, दिस इज ए। ठीक है, और मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ध्यान से सुनना, वो ऐसे जा रही हैं इस तरह से। ठीक है, ई एरिया के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए, ऐसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है स्पेस में, ऐसे। ठीक है, ऐसे जा रही है। ठीक है, एरिया के साथ थीटा एंगल बनाते हुए। अब हमने क्या कहा कि हम फ्लक्स में कौन सी लाइन काउंट करेंगे? हम सिर्फ फ्लक्स में वो ही लाइंस काउंट करेंगे जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में हो, यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो बेटा इस पॉइंट से, ठीक है, इस तरह से थीटा एंगल पे है। ठीक है, और यहां पे सरफेस बनी हुई है अपनी, राइट। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस की डायरेक्शन में कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा ई कॉस थीटा, और इसके पैरेलल वाला कंपोनेंट आएगा वो आएगा ई साइन थीटा। यही आएगा। हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है? सिर्फ जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, यानी कि एरिया की डायरेक्शन में, क्योंकि एरिया भी तो इसी डायरेक्शन में, क्योंकि एरिया भी तो इसी डायरेक्शन में। अरे डेफिनेशन तो ये कहती है कि सरफेस के सिर्फ परपेंडिकुलर वाली लाइंस को कैलकुलेट करना है। या तो वो लाइन आपको ऑलरेडी परपेंडिकुलर मिल जाए,
या फिर वो लाइंस किसी एंगल पे मिलेंगे तो कंपोनेंट ले लो उन लाइंस का, तो कंपोनेंट ले लो उन लाइंस का। ठीक है, तो बेटा कौन सा एंगल आ रहा है थीटा में? कॉस। ठीक है, कौन सा एंगल आ रहा है थीटा में, मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहा है? कॉस आ रहा है। तो बेटा कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल होती है, कॉस थीटा के भी प्रोपोर्शनल होती हैं, क्योंकि बाय डेफिनेशन हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ वो ही कैलकुलेट करनी है जो परपेंडिकुलर हो। अब या तो परपेंडिकुलर खुद ही मिल जाए और नहीं मिलेंगे तो उनका कंपोनेंट ले लेंगे, और वो हमेशा अगर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा एरिया की डायरेक्शन में कंपोनेंट ई कॉस थीटा आएगा। दैट इज वाई थीटा का जो यहां पे लिखा जाएगा टर्म वो कॉस थीटा लिखा जाएगा। ठीक है, तो बेटा क्या समझ में आया आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो उन लाइंस का अकाउंट है जो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है। बस मैथमेटिकली अलग बात है और सिग्निफिकेंटली मतलब फिजिकली इसका अलग सिग्निफिकेंस है, फिजिक्स में एक डिफरेंट सिग्निफिकेंस है। ठीक है बेटा, क्लियर सभी लोगों को यहां तक की बात? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं यहां तक? ठीक है, हमने अभी तक बस छोटी छोटी बातें की, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ना, वेक्टर एरिया कैसे वेक्टर होता है ना। ठीक, ये सारी बातें कर ली बेटा। अब आपको किसी भी एक पर्टिकुलर जगह से गुजरने वाला फ्लक्स पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है या नहीं पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है। जैसे कि कुछ सवाल एनसीईआरटी में भी हैं और कुछ सवाल वैसे अच्छे सवाल पूछे भी गए हैं पहले सवाल पेपरों में, राइट? कैसे, देखो जरा ध्यान से सुनना। मैंने हालांकि सवाल चिपकाए नहीं हुए हैं, मैं बना दूंगा। ठीक है, मान लीजिए अपने पास में इस तरह से कोई एक्सिस रखी हुई है, लेट्स से ड्रॉ कर लेते हैं एक्सिस को। इस तरह से कोई एक्सिस है हमारे पास में, ठीक है, और एक्स और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिए। ठीक है बेटा, क्लियर है? क्लियर है यहां तक की बात सभी लोगों को? ये बेटा हमारे पास में ओरिजिन है, ठीक है। यहां पे हमने एक सिलेंडर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बेटा? एक सिलेंडर रखा हुआ है यहां पे, ठीक है। लेट्स से दिस इज द सिलेंडर जो हमने यहां पे रखा हुआ है, ठीक। ये दूरी है x इज इक्वल्स टू L, ठीक है। कितनी दूरी है? x इज इक्वल्स टू L है, यानी कि इस सरफेस की दूरी L पे है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं। ये जो दूरी है जो आपको दिखाई देगी अभी, ठीक है, ये दूरी है L, ये दूरी भी लेट से L ही है, ये दूरी भी L ही है, मतलब सिलेंडर की लेंथ भी L ही है, ठीक है। फ्लैट सरफेस का एरिया, इस सरफेस का जो एरिया है वो हमें दिया हुआ है A। कितना दिया हुआ है? A दिया हुआ है। फ्लैट सरफेस का एरिया हमें A दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो x डायरेक्शन में है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन x डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं 10 I कैप, ठीक है। 10 न्यूटन पर कूलम आई कैप लिखना, न्यूटन पर कूलम आई कैप, ठीक है। ये पहला सवाल है, इसी को फिर मॉडिफाई में करूंगा, है ना। लर्निंग ऐसी होती है, स्टेप वाइज होती है, राइट। इसी सवाल को फिर मैं एक एनसीईआरटी का सवाल बना दूंगा, फिर जेईई मेन का बना देंगे, फिर इसे जेईई एडवांस का बना देंगे, कहीं टिल्ट टिल्ट करके, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड सभी को नजर आ रहा है। क्या है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम आई कैप में। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पहली बात तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 10 है, और डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है बेटा? एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो हम ड्रॉ भी कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, डोंट वरी, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा ऐसे स्पेस में, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा वाइट कर देता हूं, ठीक है ना। ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड को। दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। 4 लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार यहाँ आ गया क्या? अच्छा, बराबर दूरी होगी ना, थोड़ी थोड़ी यूनिफॉर्म है। पहली बात तो एक्स डायरेक्शन में है, बढ़िया है एकदम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आप सभी लोगों को एक्स डायरेक्शन में दिखाई दे रहा होगा बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दिखाई दे रहा है ना एक्स डायरेक्शन में सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड? कहाँ है? एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। हमें क्या करना है? इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। हमें क्या करना है बेटा? इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। किससे? सिलेंडर से। हमें क्या करना है? सिलेंडर से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, ठीक।
ठीक, चलो निकाल लेते हैं। अब सिलेंडर जो है ना, इसमें 3 सरफेस होती हैं। सिलेंडर जो है इसमें 3 सरफेस होती हैं। पहली सरफेस होती है बेटा इधर वाली फ्लैट सरफेस, दूसरी सरफेस होती है इधर वाली फ्लैट सरफेस, और तीसरी होती है कर्व्ड सरफेस। ठीक है, जो भी फ्लक्स गुजरेगा इस पर्टिकुलर सिलेंडर से, वो जो भी फ्लक्स गुजरेगा वो बेटा इन 3 सरफेस से ही मिलके गुजरेगा। ठीक है, मतलब कि एक इधर वाली फ्लैट सरफेस है, एक इधर वाली फ्लैट सरफेस है, और बीच में से कर्व्ड सरफेस है। फील हो गया सभी को? अच्छा, पहले मैं इन तीनों सरफेस का एरिया लिख लेता हूं। ठीक है, तो मैंने इस वाली सरफेस का एरिया लिखा, इधर की तरफ आएगा, क्योंकि बेटा क्लोज सरफेस का एरिया हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। तो इसका एरिया ए है और ये बाहर की तरफ है। इस वाली का एरिया इधर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ। ठीक है, और ये जो कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, ये जो कर्व्ड सरफेस है इसकी एक्सिस एक्स डायरेक्शन में है, तो इस कर्व्ड सरफेस का एरिया हमेशा एक्स के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर ही होता है ना। देखो सरफेस की एक्सिस ध्यान से देखो, एक्स डायरेक्शन में अगर आप यहां पे छोटा सा पार्ट लोगे तो इस पार्ट का एरिया ऊपर की तरफ होगा, है ना। यहां पे छोटा सा पार्ट लोगे तो इस पार्ट का एरिया नीचे की तरफ होगा। होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा? नीचे की तरफ होगा। अगर आप यहां पे ऐसे नहीं, कर्व्ड सरफेस ऐसे है, अगर आप यहां पे छोटा सा एरिया लोगे तो उसका एरिया बाहर की तरफ होगा। मतलब हमेशा एरिया जो है वो एक्स के परपेंडिकुलर है। अगर सिलेंडर की एक्सिस इमेजिन करके देखो एक्स एक्सिस में है, तो ये कर्व्ड सरफेस का एरिया हमेशा एक्स के परपेंडिकुलर होगा। होगा नहीं होगा? होगा। तो हम कहते हैं कि जो फ्लक्स पास कर रहा है सिलेंडर से, वो फ्लक्स होगा फ्लक्स फ्रॉम फ्लैट सरफेस दिस 1 एंड फ्लक्स फ्रॉम फ्लैट सरफेस 2 एंड फ्लक्स फ्रॉम कर्व्ड सरफेस 3। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स फ्रॉम सिलेंडर, टोटल फ्लक्स जो निकलेगा फ्रॉम सिलेंडर जो होगा वो क्या होगा बेटा? वो होगा फ्लक्स फ्रॉम सरफेस 1 जो कि फ्लैट सरफेस है, प्लस फ्लक्स, इसको phi 1 phi 2 phi 3 लिख देता हूं। चलो phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3। ठीक है, समझ रहे हो ना? phi 1 phi 2 phi 3 क्या है? इसको मैं सरफेस 1 नाम दे रहा हूं, इसको मैं सरफेस 2 नाम दे रहा हूं, इसको मैं सरफेस 3 नाम दे रहा हूं। ये 3 सरफेसेस हैं जो मिलके एक सिलेंडर बना रही हैं। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स इससे जो गुजर रहा होगा, इससे फ्लक्स प्लस इससे फ्लक्स प्लस इससे फ्लक्स के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा आप देखो इस वाली सरफेस पे फ्लक्स देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है एक्स डायरेक्शन में, एरिया की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो हमने फ्लक्स लिखा, टोटल जो सिलेंडर से गुजर रहा है उसे फाई बोल देते। तो पहली सरफेस से फ्लक्स जो गुजर रहा होगा E इंटू ए इंटू, क्योंकि E कांस्टेंट है, एक्स डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, राइट, इंटू cos 180। ठीक है, cos 180 प्लस दूसरी वाली सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा होगा E A इंटू cos 90। क्यों 90 बेटा? क्योंकि देखो मतलब वट एवर जो एरिया है A डैश मान लो, एरिया कर्व्ड सरफेस का एरिया A डैश मान लो। ध्यान से देखो, ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका एरिया A डैश मान लिया, लेकिन इसका एरिया हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक्स डायरेक्शन में है और एरिया इसका हमेशा परपेंडिकुलर टू एक्स डायरेक्शन रहेगा। तीसरे के लिए बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी एक्स डायरेक्शन में, तो cos 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो cos 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो हम लिखेंगे E A cos 0। ठीक है, फ्लैट सरफेस का एरिया तो सेम है, कर्व्ड का अलग है तो उसको रख दिया। cos 90 0 होता है तो ये 0 हो गया, ये आ जाएगा E A cos 180 होता है -1 प्लस ये आ जाएगा E A cos 0 होता है 1। इससे कैंसल आउट हो गया, तो टोटल फ्लक्स जो गुजर रहा है वो है 0। टोटल फ्लक्स जो गुजर रहा है बेटा इस सरफेस से वो है 0। टोटल फ्लक्स जो गुजर रहा है इस सिलेंडर से इस समय वो है 0। सोच के देख लो 0 गुजरेगा या नहीं? अरे सोच के देख लो 0 गुजरेगा या नहीं? बेटा बेसिकली क्या है, फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है? किसी सरफेस को पार करने वाली, परपेंडिकुलर पार करने वाली लाइंस का काउंट। तो इसमें जितनी अंदर घुस रही हैं उतनी ही बाहर निकल रही हैं, तो टोटल फ्लक्स 0 हो गया। अपन इनवर्ड फ्लक्स को, जो अंदर घुसता है सरफेस के, उसे लेते हैं पॉजिटिव, और जो आउटवर्ड फ्लक्स होता है बाहर निकलता है उसे ले लेते हैं नेगेटिव। तो जितनी फील्ड लाइन इसके अंदर घुस रही है उतनी तो बाहर निकल रही है, नेट फ्लक्स 0 है, ऐसे समझ लो चाहे तो, या फिर आप लोग सीधा सीधा वैल्यूज पुट करके देख लो, मैथमेटिकली सॉल्व करके देख लो। मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ये बताने में, अपन को कोई दिक्कत नहीं है बेटा बताने में। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बेटा सभी लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है किसी बच्चे को? फ्लक्स समझ में आ गया क्या होता है, कैसे होता है? ठीक है,
क्लियर है यहां तक एकदम, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको फ्लक्स के मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको किसके मिल जाएंगे बेटा, फ्लक्स के मिल जाएंगे कि किसी सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए, किसी सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए, ऐसा पूछा जा सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से, ठीक, क्लियर है। एक मान लेते हैं हम लोग अपने एनसीईआरटी में सवाल है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश कर लेते हैं, कर लें क्या, चलो मान लीजिए ये अपने पास में एक क्यूब रखा हुआ है, ठीक है, क्या रखा हुआ बेटा, क्यूब रखा हुआ है, ठीक। वैसे तो बेटा मैं लाइव आऊंगा एक दिन, और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो लाइव सेशन में एनसीईआरटी और जेईई मेन के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में, ठीक है। ये क्यूब रखा हुआ है बेटा, ठीक है, अच्छा क्यूब की साइड ए मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उस चीज से, क्यूब की साइड को ए मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उस चीज से, लेट्स कंसीडर साइड ऑफ क्यूब इज ए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स डायरेक्शन में मान लेते हैं, ठीक है, कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, अल्फा इंटू एक्स आई कैप, अल्फा इंटू एक्स आई कैप। अब सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है अल्फा एक्स, ठीक है, डायरेक्शन है आई कैप, ठीक, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा एक्स के साथ वेरी कर रहा है, किसके साथ वेरी कर रहा है, एक्स के साथ वेरी कर रहा है, राइट। मैं इसकी एक्सिस भी बना ही देता हूं, ठीक है, ठीक है। इस तरह से ये क्यूब रखा हुआ है अपने, किस पे रखा हुआ है, ये दूरी भी अपन इस फ्लैट सरफेस की दूरी जो है ये भी मान लेते हैं ए है, कितनी है बेटा, ए है, ठीक है। अच्छा सुनना जरा ध्यान से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स के साथ वेरी कर रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू आप ए रखोगे इस सरफेस के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और आएगा, आप यहां के लिए 2a रखोगे एक्स की वैल्यू तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वेरी कर रहा है, ठीक है। अब हमें फ्लक्स लिखना है इस क्यूब से गुजरने वाला, क्या लिखना है बेटा, फ्लक्स लिखना है इस क्यूब से गुजरने वाला। तो हम क्या करेंगे इस केस में, सुन लो जरा ध्यान से, फ्लक्स क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वो तो दे रखा है, अब हमें एरिया भी चाहिए, एरिया भी चाहिए ना। चलो अब भाई ये जो अपनी क्यूब दिखाई दे रहा है इसमें कितनी सरफेस है, टोटल 6 सरफेस है, एक इधर वाली, एक इधर वाली 2, एक पीछे वाली, एक आगे वाली 4, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली, टोटल 6 सरफेस हो गई। 6 की 6 सरफेस का एरिया देखता हूं मैं, इस वाली कोई भी क्लोज सरफेस होती है उसका एरिया होता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इस वाली सरफेस का एरिया होगा इधर की तरफ, चलो ए मान लेते हैं, हर एक सरफेस का एरिया ए ही रहेगा क्योंकि क्यूब जो होती है वो सिमेट्रिक शेप होती है और उसके हर एक सरफेस का एरिया जो होता है वो सेम रहता है, ठीक है। ऊपर की तरफ आ गया ये ए, इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इसका एरिया नीचे की तरफ आ जाएगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इधर वाले का एरिया इधर की तरफ आ जाएगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और उसका एरिया पीछे वाली सरफेस का एरिया अंदर की तरफ हो जाएगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है। 6 सरफेस का एरिया दिखा दिया, बिल्कुल सही बात, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, फ्लक्स जो होता है बेटा वो होता है ई डॉट ए, यानी कि अगर मैं किसी भी सरफेस से रैंडम फ्लक्स लिखना चाहता हूं तो होगा ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। जब भी थीटा 90 होगा तब फ्लक्स 0 होगा क्योंकि कॉस 90 0 होता है, यानी कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का बीच का एंगल 90 होगा तब तक फ्लक्स 0 होगा। अब देखो यहां पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है बेटा, पूरे स्पेस में एक्स डायरेक्शन में, नॉन यूनिफॉर्म इसलिए लाइन ड्रॉ नहीं की है मैंने, एक्स डायरेक्शन में, बट डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन दे रखी है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो मतलब यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में होगा, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड, हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। जो भी मानो E1 E2 E3 E4 वो हमेशा एक्स डायरेक्शन में है, ठीक। चलो तो ऊपर वाली सरफेस है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 है, नीचे वाले के लिए 90 है, इस वाली के लिए देखो एरिया इधर की तरफ है, इस वाली सरफेस के लिए बात कर रहा हूं, एरिया बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो एरिया Z में है, इलेक्ट्रिक फील्ड X में 90, और सेम पीछे वाली के लिए एरिया अंदर की तरफ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90। तो 4 सरफेसेस से फ्लक्स गुजर रहा है, टोटल 0, ऊपर वाली से, नीचे वाली से, आगे वाली से और पीछे वाली से, टोटल फ्लक्स कितना गुजर रहा है 0, ठीक है। अच्छा अब एक बार चेक कर लेते हैं इस वाली से और इस वाली से फ्लक्स कितना गुजर रहा है। इसको मैं सरफेस 1 नाम दे देता हूं, इसको 2 नाम दे देता हूं, बाकी 4 से तो 0 है। तो फ्लक्स जो गुजर रहा है सरफेस 1 से वो आएगा, सरफेस 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा सरफेस 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E1 मान लेते हैं,
सरफेस 1 का एरिया ए मान लेते हैं और दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री। कितना है बेटा? 180 डिग्री, क्योंकि एरिया इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अच्छा, सरफेस 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ वेरी कर रहा है, एक्स की जो जो वैल्यू होगी बेटा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता रहेगा। तो एक्स बराबर कितना है, मतलब एक्स एक्सिस में देखूं तो यहां पे एक्स बराबर कितना है? ए है। अरे ओरिजिन से ए दूरी पर है ना ये सरफेस, ये वाली सरफेस ओरिजिन से कितनी दूरी पर है? ए दूरी पर है। तो इस सरफेस के लिए एक्स बराबर कितना होगा? ए हो गया। तो इस पॉइंट पे, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? एक्स की जगह ए रख दो, अल्फा ए। ठीक है, कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के लिए? अल्फा ए। यहां रखो अल्फा स्मॉल ए, ठीक है, इनटू, अच्छा साइड ए दे रखी है, एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर और कॉस 180 होता है -1, तो आ गया अल्फा माइनस में अल्फा ए क्यूब। कितना आ गया बेटा? माइनस में अल्फा ए क्यूब आ गया। आ गया? ये तो पहली सरफेस से फ्लक्स है। अच्छा, दूसरी सरफेस से फ्लक्स जो है उसको मैं phi 2 लिख देता हूं। आई राइट इट हियर एज phi 2 इज इक्वल्स टू E2, दूसरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो भी एरिया है दूसरी सरफेस का, और दोनों के बीच का एंगल है 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, राइट। अब देखो दूसरी फील्ड पे, दूसरी सरफेस पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो दूसरी सरफेस की जो एक्स एक्सिस में दूरी है वो है इस सरफेस की ए है प्लस इस सरफेस की ए है दूरी। अरे भाई, इस सरफेस की दूरी ए है और साइड क्यूब की ए दे रखी है, तो इस सरफेस की दूरी कितनी होगी? 2a हो गई। सिंपल सी बात है, a प्लस a 2a हो गई। तो भैया मैं वहां पे 2a लिख रहा हूं, ठीक है। तो E2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में अल्फा इंटू 2a, ठीक है, क्लियर है। चलो, एरिया हो गया ए स्क्वायर और कॉस 180 0 होता है 1, ठीक है। ये आ गया 2 अल्फा ए क्यूब, ठीक है, ये आ गया phi 2। अब फ्लक्स तो बेटा एक स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्ट ऐड कर सकते हो आप लोग। तो टोटल फ्लक्स जो जाएगा, ठीक है, वो जाएगा phi 1 प्लस phi 2। phi 1 की वैल्यू माइनस अल्फा ए क्यूब और phi 2 की वैल्यू 2 अल्फा ए क्यूब। तो दोनों को ऐड करोगे तो अल्फा ए क्यूब, ये टोटल फ्लक्स गुजर रहा है अपने क्यूब से। ऐसा सही कुछ सवाल है उसमें, बस x की पावर 1/3 दे रखी है और कुछ नहीं है। ऐसा सही सवाल है अपनी एनसीईआरटी में, इसमें x की वैल्यू 1/3 दे रखी है और कुछ भी नहीं है बस। ठीक है जी बेटा, क्लियर है सभी लोगों को? समझ में आ गई बात क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को कि फ्लक्स क्या है? अरे समझ में आ रहा है सभी लोगों को फ्लक्स क्या है? आ रहा है नहीं आ रहा है? डिफरेंट क्वेश्चन अब आप इस पे कर सकते हो। हालांकि फ्लक्स पे इससे ज़्यादा 12वीं के पेपर में तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ बेटा, इस क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स की ही चर्चा कर रहा हूँ। गॉस लॉ को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, लगभग 1 या 2 लेक्चर और लूँगा मैं, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम लोग बेटा अपने जो एनसीईआरटी है उसके डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस का, और प्रीवियस ईयर के जेईई के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जिसके लिए हम लोग लाइव आएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो जरूर कमेंट्स में बताएं लेक्चर समझ में आया है नहीं है और कैसा लगा। अधिक से अधिक लोगों के साथ इसे बेटा शेयर भी करें, ठीक, क्लियर है। क्लियर सभी लोगों को यहाँ तक की बात बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या क्या पढ़ा हमने आज? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एरिया वेक्टर कैसे होता है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। 5 मिनट में ये सारी चीज़ें आप रिवाइज कर सकते हो। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है। क्या पता होना चाहिए बेटा? कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या है। अच्छा, अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में ट्राई करना है ना, ध्यान से सुनना बेटा। एक स्फीयर है, ठीक है, लेट मी मेक अ स्फीयर, ठीक है, स्फीयर है और इस स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है बेटा। क्या रखा हुआ है? एक चार्ज रखा हुआ है सेंटर पे, क्यू, ठीक है। इस स्फीयर से गुजरने वाला फ्लक्स बता सकते हो? फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर। बस यहीं से गॉस लॉ की स्टार्टिंग हो जाएगी, इसी से करूंगा गॉस लॉ की स्टार्टिंग, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में होगी। आपको एक बार ट्राई करना है। अगर ये बना लिया आपने, अगर ये आपने बना लिया तो भाई समझ लो कि आपको गॉस लॉ ऑलरेडी आ गया है। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर, कि इससे फ्लक्स जो गुजर रहा होगा कितना होगा, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए बस कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस सरफेस पे, क्योंकि बेटा हम फ्लक्स लिखते हैं किसी भी सरफेस से गुजरने वाला, तो सरफेस के उस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है, राइट। इसकी जो रेडियस है उसे हम r मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटल R मान लेते हैं। बस सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेटा हमेशा रेडियली
आउटवर्ड होता है, ये तो सभी को पता होगा ना। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी आती हैं कि नहीं आती, बता देना भाई किसी को नहीं आती हो तो। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज का ऐसा ही होगा, ठीक है। तो एरिया अगर आप देखोगे स्फीयर का, तो यहां इस पॉइंट पे एरिया की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, इस पॉइंट पे एरिया की डायरेक्शन, अरे एरिया भी तो इसका रेडियली आउटवर्ड ही होगा। तो हर एक पॉइंट पे एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल जीरो रहेगा, बस मैं ये बता रहा हूं। अब आप लोग आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं हर एक सरफेस के पॉइंट पे, और एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल भी निकाल सकते हैं। तो आपको इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स मिल जाएगा, राइट। जो भी मिलेगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करें कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना आ रहा है, राइट। एप्सिलॉन नॉट की टर्म में करना है, और वहीं से इसी सवाल से मैं नेक्स्ट लेक्चर में गॉस लॉ की शुरुआत करूंगा, ठीक है। तो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा, और मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।